गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड आप सभी का स्वागत है होम साइंस बाय खुशबू राजपूत के चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा नवजात शिशु यानी कि न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले थोड़ा कुछ जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो जन्म के 1 माह तक का जो शिशु होता है वो नवजात शिशु कहलाता है। ठीक है, और यह जो अवधि होती है जो महत्वपूर्ण होती है ये समायोजन की अवधि कहलाती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या चीज़ें होती है कि क्योंकि गर्भ से जो शिशु का विकास होता है वो अत्यंत सुरक्षित होता है एवं नियंत्रित परिवेश में होता है। ठीक है, नियंत्रित परिवेश में होता है। तो आइएगा हम देखते हैं कि जो नवजात शिशु है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, नव प्लस जात, यानी कि नव का मतलब होता है नया और जात का मतलब होता है जन्म लेने वाला। ठीक है, नवजात शिशु। ठीक, इसमें शिशु केवल क्या करता है, इसमें दूध पीता है, सोना रोना जैसे कार्य करता है। ठीक है, और जो शिशु की औसतन लंबाई होती है वो 15 से 21 इंच होती है। ठीक है, जो शिशु की औसतन लंबाई है वो 15 से 21 इंच है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको 14 से 20 इंच, ठीक है, और सेंटीमीटर में अगर आप देखें सेमी में देखें तो 35.6 से लेकर के 50.8 सेंटीमीटर होती है। वो सॉरी सेमी होती है। ठीक है, शिशु के जन्म पश्चात जो प्रथम अवस्था को नवजात अवस्था और शिशु को नवजात कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो शिशु के जन्म के पश्चात यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसकी जो प्रथम अवस्था है उसको नवजात अवस्था कहते हैं। ठीक है, और जो शिशु है उसको नवजात कहते हैं। ठीक, शिशु की यह अवस्था शिशु की यह अवस्था नवजात से प्रारंभ होती है और 2 सप्ताह तक बनी रहती है। ठीक है, 2 सप्ताह तक बनी रहती है। इस अवस्था को पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि शिशु के समायोजन की अवस्था, क्योंकि जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है तब तो वो माँ के गर्भ से जब वो बाहर आता है तो तब वो सिंगल होता है, लेकिन माँ के जो गर्भ का तापमान होता है वो उससे रिलेटेड रहता है। लेकिन जब वह बाहर आता है, ठीक है, जब वह बच्चा बाहर आता है तो जो शिशु का शरीर है और तापमान है कि जो बीच में जो समायोजन स्थापित कर लेता है। ठीक है, वो बच्चा जो है वो बच्चा समायोजन स्थापित करता है, क्योंकि जब गर्भ से निकलकर बाहर की साइड आता है, नवीन वातावरण में आता है, तो तब वातावरण में वह समायोजन स्थापित करता है। ठीक है, आइएगा हम देखते हैं आगे। हाँ, नवजात शिशु को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिएगा इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिशु की जो अवस्था है वो जन्म से प्रारंभ होती है नवजात अवस्था और 2 सप्ताह तक बनी रहती है। आई होप इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऐसे कर लेती हूँ इसको। ठीक है, हाँ ये अब ठीक दिख रहा है। ठीक है, नवजात अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक है पार्ट्यूनेट अवस्था और दूसरी है न्यूनेट अवस्था। ठीक है, पार्ट्यूनेट अवस्था जो कहते हैं वो जन्म से 30 मिनट की जो अवस्था होती है उसको पार्ट्यूनेट अवस्था कहते हैं। अब इस 30 मिनट की अवस्था में क्या चीज़ें होती हैं ये आप जान लीजिएगा कि बच्चे की नाल काट कर, यानी कि जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उसकी से एक नाल जुड़ी हुई होती है जो माँ से अलग किया जाता है। तो इस 30 मिनट के अंदर अंदर बच्चे की नाल काटकर बच्चे को माँ से अलग किया जाता है, यानी कि जो स्वतंत्र माँ से बच्चे को अलग करने की जो स्वतंत्र अवस्था होती है वो 30 मिनट तक की होती है। जन्म से 30 मिनट के अंदर अंदर बच्चा माँ से स्वतंत्र हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, अब ये जो बच्चे की नाल काटने वाला का जो टाइमिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये जन्म से लेकर 15 मिनट तक रहता है। ठीक है, 15 मिनट के अंदर अंदर 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर बच्चे की नाल काट करके बच्चे को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड स्टेज जो है इसकी न्यूनेट अवस्था। न्यूनेट अवस्था में क्या होता है, जन्म से 30 दिन की अवस्था होती है। ठीक है, लेकिन हरलॉक ने इसको 2 सप्ताह तक ही बताया है। ठीक है, हरलॉक ने न्यूनेट की जो अवस्था है वो जन्म से 30 दिन की होती है, लेकिन हरलॉक के अनुसार जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था बताई गई है। ठीक है, न्यूनेट जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो ग्रीक भाषा की नोज से बना है। न्योज मतलब नया, यानी कि नया शिशु या फिर आप नवजात शिशु भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड हम आगे देखते हैं जो नवजात शिशु की विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें देखो जो शिशु की लंबाई है
वो 18 से 20 इंच, किसी किसी बुक में आपको 14 से 20 इंच और 15 से 21 इंच मिलेगा। ऐसे आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर 14 से लेकर के 21 के जो भी बीच का पॉइंट होगा वो आप सही करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप ऑब्जेक्टिव जो होंगे उसी के ही अनुसार आप टिक करेंगे। एज ए इनमें से आपको कुछ भी मिले वो आप सही कर सकते हैं, क्योंकि एज ए प्रूफ ये हमारे पास बुक में है, ठीक है। और जो शिशु का वजन होता है वो 6 से 8 पाउंड होता है, और अगर किलो में देखा जाए तो 3.2 किलोग्राम होता है। और कुछ शिशु जो होते हैं 9 से 10 पाउंड के भी होते हैं। ये बच्चे की हेल्थ पर डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह का है। अगर माँ को अच्छा भोजन वगैरह दिया जाए, पौष्टिक आहार दिया जाता है, तो वो बच्चे की ग्रो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर शिशु का वजन, ठीक है, 5 से 6 पाउंड से कम है, ठीक, अगर शिशु का वजन 5 से 6 पाउंड से कम है तो शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे वो कमज़ोर होता है, ठीक है। अगर 5 से 6 पाउंड से कम हो तो शिशु का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और जो बच्चे की जो त्वचा है, त्वचा वो भूरे से सांवले यानी कि नीले रंग की होती है जब बच्चा जन्म लेता है, लेकिन जब बच्चा सांस लेना शुरू करता है और फेफड़े साफ हो जाते हैं, उसके सांस लेना शुरू करता है, तो उसकी त्वचा का जो रंग होता है वो 2 मिनट में सामान्य होने लगता है, ठीक है, यानी कि गुलाबी रंग हो जाता है, ठीक। जन्म के बाद 8 से 10 दिन, ठीक है, जो त्वचा होती है वो कोमल व लाल बनी रहती है, ठीक। और इसमें देखिएगा सबसे मोस्ट पॉइंट है कि नवजात की त्वचा के ऊपर, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भ से बाहर आता है, तो उसके शरीर पर एक रुए टाइप के बाल रहते हैं, ठीक है। उन बालों को क्या कहते हैं, उनको लेनुगो कहलाता है, ठीक है, लेनुगो कहलाते हैं, ठीक। अब हमारा 4th पॉइंट है सिर, यानी कि सिर के अनुपात में बहुत बड़ा होता है, यानी कि जो सिर है वो शरीर के अनुपात में बहुत बड़ा होता है। सामान्य शरीर शिशु के सिर की परिधि, जो सामान्य शिशु होगा उसकी जो शरीर की परिधि होगी वो जन्म के समय 33 से 36 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, होती है। अब इसमें क्या है, इसमें हड्डियों में परिवर्तन नहीं किया जाता, ठीक। इसमें क्या है, हड्डियों में परिवर्तित नहीं किया जाता, जिससे नरम धब्बे निकल जाते हैं, जिन्हें फंटानेल्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है, फंटानेल्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपकी बाल। तो ये जो बाल हैं बच्चों के, यहाँ पे मैंने ये इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बाल जो है वो आप इस तरीके से भी जान सकते हैं, किसी की मम्मी पापा हैं उनके बाल ब्लैक होते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग्स बाल ब्लैक हो सकते हैं, और एज ए बच्चे की ग्रोथ, मतलब जो बच्चे को पोषण दिया गया है उसके अकॉर्डिंग भी उनके बाल किसी भी तरह से हो सकते हैं। ऐसे जैसे कि आपको पता होगा कि हेरिडिटी और इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है बच्चों के ऊपर, तो वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे उनके मम्मी पापा हैं या ऐसे उनके बच्चों के मम्मी पापा के बाल घुंघराले हों या पापा के बाल घुंघराले, तो बच्चों के बाल भी घुंघराले हो सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ ऑब्वियसली ऐसा वो नहीं कर सकते। और 6 नंबर है अस्थियाँ, ठीक है। जो अस्थियाँ होती है वो अपरिपक्व होती है, क्योंकि शिशु होता है, छोटा होता है, तो कुछ परिपक्व नहीं हो पाती हैं, ठीक है। और वे लचीली व मुलायम होती हैं क्योंकि उनमें कैल्शियम नहीं होता, ठीक है। और जो होते हैं वे कार्टिलेज से बनी होती हैं, जो शिशु की अस्थियाँ होती है वो कार्टिलेज से बनी होती हैं। एज आपसे क्वेश्चन कंफर्म किया जा सकता है कि जो शिशु की अस्थियाँ है वो किससे बनी होती है, तो आप बता सकते हैं कार्टिलेज से बनी होती है। इसी के कारण योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है, यानी कि क्योंकि बच्चा जब योनि मार्ग से बाहर निकलता है, यानी जब गर्भाशय से बाहर निकलता है, योनि मार्ग से बाहर निकलता है, तो बच्चा इसलिए आसानी से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसकी जो अस्थियाँ होती है वो अपरिपक्व होती हैं, लचीली होती है, मुलायम होती है, ठीक है। इसी कारण पर वह बहुत आसानी से ही गर्भ योनि के मार्ग से वो बाहर निकल आता है, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। ये है आपका गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा, ठीक है। इसमें क्या है, नवजात शिशु की गर्भनाल जो होती है वो नीले और सफ़ेद रंग की होती है, ठीक है। नवजात शिशु की गर्भनाल नीले सफ़ेद रंग की होती है। जन्म के बाद गर्भनाल को काट दिया जाता है और 1 से 2 इंच का ठूंठ रह जाता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चा जिस बच्चे का जन्म होता है उसकी जो नाल जुड़ी हुई होती है, जिसका टाइमिंग हमने यहाँ पे आपको जन्म से 30 मिनट का बताया है, यानी कि पार्टूनेट अवस्था में जो नाल है वो हम काट देते हैं,
ठीक है। तो उस नाल को जब नाल काट दी जाती है तो उसका ना 1 से 2 इंच की वो थोड़ी सी छोटी सी छोड़ देते हैं वहाँ पे जगह, ठीक है। ये फोकस नहीं कर रहा यार, ठीक है। 1 से 2 इंच का टूट रह जाता है, फिर वो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। तीन 3 सप्ताह के भीतर वह गिर जाता है, यानी कि वो 3 सप्ताह के बाद जो ये 1 से 2 इंच की टूट छोड़ी गई थी वो 3 सप्ताह में टूट जाता है, ठीक है। गर्भ नाल में 3 वाहिकाएं होती हैं, ठीक। गर्भनाल में 3 वाहिकाएं होती हैं, जिसमें कि दो धमनियां होती हैं और एक सिरा होती है, ठीक। गर्भनाल में 3 वाहिकाएं होती हैं, जिसमें कि 2 धमनियां और एक सिरा होती है। रक्त को वापस बच्चे तक ले जाती है, यानी कि जो एक सिरा है वह रक्त को वापस बच्चे तक ले जाती है, और जो धमनियां हैं वह बच्चे से रक्त को प्लेसेंटा तक ले जाती। तो जो ये दो धमनियाँ होती है और एक सिरा होती है, ठीक है। जो सिरा जो है वो रक्त को वापस बच्चे तक ले जाती है, और जो 2 धमनियाँ होती हैं वे बच्चे से रक्त को प्लेसेंटा तक ले जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हाथ व पैर, ठीक है। तो हाथ व पैर जो होते हैं वो पैर छोटे व हाथ और धड़ पैरों की तुलना में बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि जो धड़ होता है, हाथ और धड़ जो होते हैं वो पैरों की तुलना में बड़ा होता है, ठीक है। पैर छोटे होते हैं बच्चों के, ठीक है। अब इसमें जो है आपकी कुछ विशेषता ये भी है, जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता से आप यह समझ सकते हैं कि जो शिशु होता है जन्म के बाद एक समान नहीं होता, ठीक है। अलग अलग होते हैं उनके, जो शिशु होते हैं उनका रंग अलग होता है, शारीरिक बनावट अलग होती है, उनका व्यवहार अलग होता है, जो वे दूसरे शिशु से अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि जो शिशु है उस पर प्रमुख कारण जो होता है वो वंशानुक्रम का भी होता है, यानी कि हेरेडिटी का भी फर्क पड़ता है, ठीक। सेकंड ऑप्शन है आपका पराधीनता की अवस्था। अब पराधीनता की अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है कि बच्चे जो होते हैं वो असहाय होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ही वो सारे काम अपने आप शुरू करने लगता है, लेकिन नहीं, सा नहीं है। क्योंकि पराधीनता की अवस्था में आप ये बता सकते हैं कि जो पीरियड ऑफ डिपेंडेंसी है कि बच्चा जो होता है वो माँ बाप पर निर्भर होता है। कुछ टाइमिंग उसकी कुछ वर्ष ऐसे हैं कि बच्चा जो है अपने मम्मी पापा पर निर्भर रहता है, इसलिए उसकी माँ जो होती है वो प्रत्येक देखभाल करती है, तब तक उस बच्चे की देखभाल करती है जब तक बच्चा खुद अपना कार्य करना न सीख जाए, ठीक है। थर्ड है आपकी समायोजन की अवस्था। समायोजन की अवस्था का वही मतलब है कि पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट, कि बच्चा नवजात शिशु जो है, नवजात अवस्था जो है वो समायोजन की अवस्था कहलाती है, ठीक है। क्योंकि वो अलग अलग वातावरण, जो शिशु है जन्म के बाद वो वातावरण के साथ उचित समायोजन करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वातावरण में समायोजित नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों को कुछ ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वह कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। फिर है इसमें आपकी अपरिपक्वता, ठीक है। अपरिपक्वता से आपका यह तात्पर्य है कि जो मानव शिशु है प्रकृति की एक ऐसी रचना है, ठीक है, जो जन्म के पश्चात शीघ्रता से ही परिपक्व प्राप्त नहीं करता है, ठीक है। यानी कि वह जब जन्म के 1 वर्ष बाद धीरे धीरे ही तो परिपक्व होता है, क्योंकि जब बच्चा 1 साल का हो, 2 साल का हो, वह खड़ा होना सीखता है, बोलना सीखता है, धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करना सीखता है। उसकी आयु में जब वृद्धि होती है तब उस धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है, ठीक है। फिर इसमें आपकी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जो नवजात शिशु की मूल प्रवृत्तियाँ होती है, जैसे कि वह भूखा होता है या गीला होता है, या फिर उसको कोई दर्द हो बच्चे को, तो वह केवल सिर्फ रोता है। अब ऐसा जो छोटा बच्चा है तो वो रो रहा है, या फिर ऐसा थोड़ी ना है कि जब बच्चा की दर्द होगा पेट में तो वो ये बोलेगा कि मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन अभी वो बच्चा अपरिपक्व है तो वो बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन हाँ ये है कि जब बच्चा रोता है, भूख लगती है उसको, या उसके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो वह सिर्फ रोता है। इसी प्रकार जब माँ अपना जब दूध है बच्चे को पिलाती है तो बच्चा जो है उस दूध को पीने लगता है, ठीक है। तो ये सब उसकी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में आती है, ठीक है। अब इसमें है आपका नवजात शिशु की क्रियात्मक क्रियाएं,
ठीक है। जो नवजात शिशु है इसमें उसकी क्या क्रियात्मक क्रिया यानी कि उसका जैसे स्वतंत्र तंत्र है। ठीक है, स्वतंत्र तंत्र से आपका यह तात्पर्य है कि एक नवजात को बहुत जिसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसे अब स्वयं भी प्राप्त करनी पड़ती है। ठीक है, अधिकतर जब बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बाह्य वातावरण के संपर्क में आता है तो वह सांस लेना शुरू कर देता है। यदि शिशु बाहर आने के बाद, ठीक है, यानी कि जब जन्म होता है उसका, अगर वो 5 मिनट के बाद भी सांस लेना शुरू नहीं करता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी के कारण मस्तिष्क की क्षति हो पहुँचती है, यानी इसकी जो माइंड है उस पर क्षति पहुँचती है। ठीक है, सेकंड नंबर है इसमें आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो 1 मिनट में जो है वो 120 से 140, ठीक है, रक्त परिसंचरण जो है वो आपका 1 मिनट में 120 से 140 रहता है। लेकिन जब बच्चा रोता है तो रोते समय जो उसकी गति होती है वो 160 से लेकर के 200 प्रति मिनट होती है। ठीक, इस पे थर्ड ऑप्शन है आपका पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र से तात्पर्य यह है कि जब शिशु जन्म लेता है तो वो डायरेक्टली आकर के कोई खाना वगैरह सब तो शुरू नहीं करता है, लेकिन बच्चा जो है वो सिर्फ माँ के दूध पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, जो उसका डाइजेशन सिस्टम है वो सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर होता है। ठीक, फिर है इसमें आपकी अनैच्छिक क्रियाएँ। अब अनैच्छिक क्रिया से क्या मतलब है कि किसी स्वतः होने वाली जो प्रतिक्रिया है अनैच्छिक क्रिया कहलाती है, यानी जो खुद ही कार्य करती हैं। अब जैसे कि आप मान लीजिएगा, जैसे कि सांस लेना, दूध पीना, रोना, ये सब उसकी अनैच्छिक क्रियाओं में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संवेदी क्षमताएं। अब संवेदी क्षमताओं में क्या है, जैसे कि दृष्टि यानी कि देखना, सुनना, स्वाद व गंध, यानी कि जो बच्चा होता है उसको आप कड़वी चीज़ या फिर मीठी चीज़ या फिर खट्टी चीज़ दे दो तो वो अलग ही रिएक्शन करता है। ठीक है, फिर स्पर्श करना, यानी कि जब स्पर्श करेगा कि उसको बहुत ज़्यादा, जैसे कि मम्मी पापा हैं उनको देख जब वो जो उसकी इंद्रिया 5 इंद्रियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें 5वीं इंद्रिया जो है वो स्पर्श करना कहलाता है। ठीक है, कि जब शिशु अपने माँ के संपर्क में आता है तो वो चुप हो जाता है, जब बच्चा रोता है तो बच्चा चुप हो जाता है। ठीक है, सेम वही चीज़ है। फिर है शरीर का तापमान। ठीक है, शरीर का तापमान। ठीक, फिर है प्रकाश ज्ञान। ठीक है, यानी कि जब कहीं लाइटिंग बढ़ती है तो बच्चा एकदम से आँखें खोल के इधर उधर से उधर देखने लगता है। फिर ध्वनि ज्ञान स्टार्ट होता है उसको। तो ध्वनि ज्ञान में क्या है, जब बच्चे को आप उसको आवाज़ लगाएंगे तो बच्चा उधर की साइड ही देखता है। फिर मल त्याग की क्रिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें है मल त्याग की क्रिया, ये हुआ लास्ट। और अब है इसमें, ये है इसमें बच्चे की देखभाल, कि बच्चे की आप देखभाल किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बच्चे की जो देखभाल है इसका जो फर्स्ट है इसमें है बच्चे को स्तनपान कराना। ठीक है, बच्चे को स्तनपान कराना कि बच्चे ठीक है। फिर सेकंड नंबर है कि बच्चा रोना। अब देखो स्तनपान से मतलब ये है आपका, ये फोकस नहीं कर रहा यार, हाँ ये अब ठीक है। नवजात शिशु की देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल, तो इसमें क्या है, बच्चे को स्तनपान कराना। इससे तात्पर्य यह है कि नवजात शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए और वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर है सेकंड नंबर है बच्चे का रोना। अब बच्चे का रोने से तात्पर्य यह है कि अगर बच्चे को कोई तकलीफ होगी बच्चा तभी रोता है। ठीक है, रोना बच्चे के लिए एक अच्छा अभ्यास है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर नहीं रो रहा है तो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे के रोने पर यह ज़रूरी नहीं है कि बच्चा उसे तकलीफ ही हो। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य भी बच्चे का माना जाता है। ठीक है, उसके रोने पर उसे मारने या डांटना नहीं चाहिए, जबकि उसको प्यार से ही समझाना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा ही रो रहा है तो उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक, थर्ड नंबर है बच्चे की मालिश। अब बच्चे की जो मालिश होती है वो आप जैतून के तेल, बादाम के तेल और बेबी ऑयल से कर सकते हैं। ठीक है, फिर है इसमें शिशु को नहलाना। अब शिशु को नहलाने के लिए क्या करना चाहिए कि पहले टब में गुनगुना पानी भरें। ठीक है, और ध्यान रखिए कि पानी गर्म न हो।
ठीक है। फिर उसमें शिशु को बैठाइए, बैठाने लायक नहीं होता है तो उसकी गर्दन आप पीछे से पकड़ करके उसको सहारा दे सकते हैं, ठीक है। उसमें इस तरीके से आप उसको बच्चे को नहला सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है इसका स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है। बच्चे को बीच बीच में आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, उसके वजन पर ध्यान देना चाहिए, उसके कोई टीका लगा है नहीं लगा है इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। और जन्म से लेकर 16 साल तक की उम्र तक सारे ही टीके लगते हैं, ठीक है। जन्म से लेकर 16 साल तक की ही उम्र तक सारे टीके लगते हैं, ठीक है। जैसे कि पिलाई जाने वाली खुराक भी ज़रूर पिलाएं, ठीक है। फिर इसमें बच्चों के वस्त्रों की सफाई, ठीक है। बच्चों के वस्त्रों की सफाई का ये तात्पर्य है कि उनके कपड़े नर्म होने चाहिए, उनके कपड़ों को धोने के लिए अच्छा सॉफ्ट डिटर्जेंट पाउडर होना चाहिए आपके पास में, ताकि उसकी त्वचा को कोई नुकसान ना पहुँचे। फिर है उसका संतुलित आहार। संतुलित आहार से यह तात्पर्य है कि जो बच्चे फ़िलहाल तो अभी तो बच्चा जो है वो माँ का दूध ही पीता है क्योंकि वो सर्वोत्तम माना गया है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे को गाय का दूध पिला सकते हैं, बच्चे को मैश किया हुआ केला, उबला हुआ या फिर सेब का जो फल का जो गुदा होता है वो आप खिला सकते हैं। दलिया, चावल और शक्कर, नमक, पानी का मिश्रण, ये सब आप बच्चे को पिला सकते हैं। यह आहार बच्चे के 6 से 7 महीने का होने पर शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो 6 से 7 महीने में आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें दाल का पानी लाभदायक होता है, ठीक है। और चीनी, पानी और नमक का जो मिश्रण होता है वो बच्चे को डायरिया से बचाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पानी, चीनी और नमक का जो मिश्रण होता है वो बच्चे को डायरिया से बचाता है, ठीक है। फिर है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शिशुओं के कॉस्मेटिक्स। अब शिशुओं के कॉस्मेटिक्स से आपका क्या तात्पर्य है कि जो बच्चों के लिए आप सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि उनकी त्वचा को हानि ना पहुँचे, जैसे कि आप बेबी शॉप हो गया, बेबी ऑयल हो गया, बेबी शैम्पू हो गया, बेबी पाउडर हो गया, क्रीम इत्यादि वगैरह, ये सब चीज़ें आप कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं तो इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर इसमें आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल एवं टीकाकरण, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हैं, आप देखिएगा इसमें शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल एवं टीकाकरण कैसे होता है। देखो, नवजात का जो स्वास्थ्य परीक्षण है, ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि शिशु का जो वजन है वो 2.5 से लेकर के 2.9 किग्रा होता है और लंबाई जो है देखो इसमें 19 से 20 इंच है, ठीक। और अभी हमने पीछे देखा 18 से 20 इंच, 15 से 21 इंच और 14 से 20 इंच, ठीक है। तो मैंने आपसे वही कहा है कि जो कि अगर आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शंस आते हैं अगर वो 14 से 21 के बीच का आता है तो वो आप सही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक बुक्स में अलग अलग दिया गया है और आप ये नहीं कह, ये एज ए प्रूफ है, ठीक है। क्योंकि जो मेरे पास में इस टाइमिंग पे न्यू बुक्स आई हैं और जो बीए फर्स्ट ईयर वालों को जो सिलेबस चेंज हुआ है और सेमेस्टर वाइज करके आई हैं उसमें बहुत सी बुक्स हैं जिसमें कि इस तरीके से दे रखा है, तो एज ए आप ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिएगा अभी हमने पीछे की साइड में देखा है कि 14 से 21, 15 से 20 और इस टाइप की इंचेस में लंबाई दिखा रखी है। तो अब देखो यहाँ पे 19 से 20 इंच है, तो आप इसे भी सही मान सकते हैं, ठीक है। फिर है इसमें पहला टीका जो होता है वो जन्म के तुरंत बाद लगा देना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर है सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं। तो जो नॉर्मली है वो क्या, डायरिया हो जाता है बच्चे को, पेट में दर्द, ज़ुकाम या फिर पीलिया हो जाता है, ठीक है। अब जो टीकाकरण है, टीकाकरण में किस किस चीज़ का टीका लगता है, टिटनेस का, पोलियो का, डिप्थीरिया का, काली खांसी, खसरा और क्षय रोग, ठीक है। ये इसके टीकाकरण हो गए। तो आइएगा हम देख लेते हैं जो टीकाकरण है, टीकाकरण की जो सारणी है तो वो मैंने इसमें बनाई नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं बुक से ही बता देती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम बुक पे। तो देखिएगा ये हमने बुक्स ओपन कर लिया है, तो देखिएगा इसमें जो राष्ट्रीय टीका सारणी है, ठीक है, इसमें देखो किसके लिए, कब और टीका और मात्रा, कितनी मात्रा में होना चाहिए टीका, ठीक है। तो देखो किसके, यानी कि महिलाओं के लिए यह टीका लगता है टिटनेस का,
ठीक है। महिला के लिए यह गर्भावस्था में लगता है टिटनेस टॉक्साइड का, जो कि 2 माह में होता है, यानी कि एक तो लगता है गर्भावस्था की शुरुआत में, यानी कि जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज तब लगता है, और दूसरा लगता है 1 महीने बाद। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है इसमें नवजात शिशु, तो ये क्या होता है, जन्म के समय पे लगता है BCG का और ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इसकी 0 मात्रा लगती है और जबकि इसकी 1 लगती है। जो शिशु है वो 6 सप्ताह का हो जाता है तो इसमें DPT का ओरल पोलियो वैक्सीन लगती है। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो लगती है वो पहली लगती है। ठीक है, और DPT का इसमें 1 लगती है। ठीक, फिर इसमें जो आता है 10 सप्ताह बाद, ठीक है, जब बच्चे का 10वां सप्ताह हो जाता है तो उसमें DPT, ठीक है, और ओरल पोलियो वैक्सीन। देखो ओरल इसमें जो 6 सप्ताह में 1 डोज तो इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन की लग जाती है, यानी कि 6 सप्ताह में, और दूसरी जो वैक्सीन दूसरा टीका जो लगता है इसमें वो लगता है 10 सप्ताह में, यानी कि दूसरी डोज लगती है। सेम ऐसे ही DPT की भी दूसरी डोज लगती है 10 सप्ताह में और 6 सप्ताह में पहली डोज लगती है। ठीक है, और इसमें देखो 6 सप्ताह में दिखा रखा है कि BCG का यदि जन्म के समय न दिया गया हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो बच्चे को टीकाकरण होता है वो जन्म के समय ही तुरंत बाद दे देना चाहिए। अगर जन्म के समय बाद नहीं दिया गया है तो वो 6 सप्ताह में आप BCG का टीका लगवा सकते हैं, 1 खुराक। ठीक है, सेकंड है नेक्स्ट है इसमें जब बच्चा 14 सप्ताह का हो जाता है, ठीक है, तो DPT तीसरी खुराक, ओरल पोलियो वैक्सीन तीसरी खुराक। ठीक है, 9 माह में बच्चा जो है वो खसरा, इसमें पहली खुराक, और विटामिन A की रोकथाम के लिए पहली, और इसमें 9 से जब 18 माह का बच्चा हो जाता है उसमें खसरा, गलसुआ, रुबेला में 1 लगती है इसमें, और इसमें 16 से 24 माह यानी कि 2 साल का जब बच्चा हो जाता है इसमें DPT का पहला बूस्टर लगता है, और ओरल पोलियो वैक्सीन का पहला बूस्टर जब बच्चे 5 से 6 वर्ष के हो जाते हैं तो उसमें DPT का टीका लगता है, यानी कि दूसरा बूस्टर लगता है, और 10 वर्ष का होता है तो इसमें टिटनेस टॉक्साइड का दूसरा बूस्टर। अब देखो इसमें टिटनेस टॉक्साइड का 1 बूस्टर तो इसमें लग रहा था आपका जब महिला प्रेग्नेंट थी, तो उसमें दूसरे माह स्टार्टिंग में, एक तो गर्भावस्था से शुरू में लग रहा है, दूसरा 1 माह के बाद लग रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें बच्चे को लग रहा है यहाँ पे टिटनेस टॉक्साइड का 2। ठीक है, 16 वर्ष तक। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि 3 साल तक हर 6 महीने में शिशु के लिए टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है, तथा यह केवल उस परिस्थिति में रोका जा सकता है जब शिशु गंभीर बीमार हो, अन्यथा टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। ठीक है, टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। ठीक है, ऐसे देखिए हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिएगा, आपने इतना टॉपिक्स पढ़ा ही है तो आप इस चीज़ का जवाब दे दीजिएगा। नवजात शिशु आमतौर पर किससे पीड़ित रहते हैं? नवजात शिशु आमतौर पर किससे पीड़ित रहते हैं? आंतों के संक्रमण से, नवजात पीलिया से, या माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से। ठीक है, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है? श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है, रक्त प्रवाह उत्तेजित हो जाता है, निर्देशित होता है कि वह भूखा है, या फिर पश्चात पाचन तंत्र उत्तेजित होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जब वो रोता है तो उसकी श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, वो सांस लेना शुरू कर देता है। नवजात शिशु सामान्य कितने घंटे की नींद लेता है? ठीक है, तो जो नवजात शिशु है वो आपकी पूरे 20 घंटे की नींद लेता है। ठीक है, 20 घंटे की नींद लेता है। अब नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? प्रति मिनट कितनी होती है? तो होती है 150। ठीक है, 150 होती है। ठीक, अब हमारा है नेक्स्ट है इसमें नंबर 5 है शिशुओं को पूरक आहार देना। शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए, तो करना चाहिए 6 महीने की आयु में, यानी कि जो आप दलिया वगैरह ये सब पिलाना चाहते हैं तो वो आप 6 महीने से स्टार्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? सबसे कम विकसित होती है नवजात शिशु में, तो होती है सूंघना। स्पर्श करना, फील करना शुरू कर देता है, वो सुनना शुरू कर देता है और देखना शुरू कर देता है। ठीक है, आप उसको आवाज़ लगाइएगा तो वो आपकी साइड से गर्दन हिलाने लगता है। क्वेश्चन है 7 नंबर है, प्रसव के बाद शिशु की नाल कब काटनी चाहिए? 2 घंटे बाद, तत्काल, या जब उसमें स्पंद रुके, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने जो शिशु की नाल काटने वाली बात कही थी वो हमने 30 मिनट वाली बात कही थी। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है आंसर है इसका जब उसमें स्पंद रुकने लगे। ठीक है, हरलॉक के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? अभी हमने पढ़ा था कि हरलॉक ने बता रखा था कि इसमें कितने समय से कितने समय तक की होती है। देखते कितना याद है आपको, आंसर दीजिएगा आप। हरलॉक के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? जन्म से 2 माह। वेरी गुड। ठीक, नवजात अवस्था है नवजात कैसी अवस्था है? समायोजन, असमायोजन की, आत्मनिर्भरता की, परिपक्वता की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो असमायोजन की अवस्था है। ठीक है, फिर इसमें नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि में कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? तो इसमें आपका सही राइट आंसर है 2 इंच। ठीक है, तो ऐसे ही आज आपकी नवजात शिशु से रिलेटेड की चीज़ें कंप्लीट हुई। तो ये देखिएगा, ये बुक्स हैं। ठीक है, ये इस बार BA फर्स्ट जो सेमेस्टर्स वाइज हुआ है सिलेबस उनकी बुक्स वगैरह हैं। एज ए क्लास में मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा ये टॉपिक्स पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया था जो कि ये टॉपिक्स नहीं पढ़ पाए थे। इस वजह से आज ये टॉपिक्स दोबारा से रिवीजन तौर पे ही कराया है। ठीक है, तो आप चाहें तो यह बुक्स ले सकते हैं एज ए आप जो हैं ये दोनों बुक्स हैं आपकी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने डेली क्लासेस ली है तो उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, और जो बच्चे क्लासेस जिन्होंने नहीं ज्वाइन करी है उनके लिए आज मैंने ये टॉपिक्स बनाया है। तो एज ए आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी ऐसा लगा हो कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई भी बात है। ठीक है, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।